अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर गुलाम नबी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज का टॉपिक है ब्रेन डेथ। कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है और बहुत क्रिटिकल है और आपको डाउट हो कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है या नहीं, या कोई आप क्लिनिक कर रहे हैं या इमरजेंसी में हैं, कोई पेशेंट आता है आपके पास, आप असेस कर सकें कि उसको ब्रेन डेथ है या नहीं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उसके बेसिस पे हम ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं। और जब हम ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं तो पेशेंट को हम एज अ डेथ ही एक्सपायर्ड डिक्लेयर करते हैं। तो उसका एक क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी होता है टू डिक्लेयर बिफोर द ब्रेन डेथ। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें बच्चे की क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी को अज्यूम कर रहे हैं कि ब्रेन डेथ है और उसका एग्जामिनेशन करना चाहते हैं कि ब्रेन डेथ है या नहीं, तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों की करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप टेम्परेचर बच्चे का देखेंगे, बच्चे को हाइपोथर्मिया नहीं है। हाइपोथर्मिया की वजह से फॉल्स ब्रेन डेथ के साइंस आ सकते हैं। आपको लगेगा ब्रेन डेथ है मगर वो ब्रेन डेथ नहीं होती है। तो करेक्ट द टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया नहीं होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर ब्रेन को कम पहुंचेगा तो ब्रेन के रिफ्लेक्सेस कम काम करेगा, आपको लगेगा कि ब्रेन डेथ हो गई है मगर वो भी ब्रेन डेथ नहीं होती है। तो बच्चे का, पेशेंट का जो है वो ब्लड प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर की कमी की वजह से भी आपको लग सकता है कि ब्रेन डेथ हो गई हो, तो शुगर भी बच्चे का चेक करके नॉर्मल रखना चाहिए। उसके अलावा सिडेशन, कोई बेहोशी की दवाई चल रही हो या कोई ऐसी दवाई जो वेंटिलेटर पेशेंट पे देते हैं, पैरालाइटिकल एजेंट्स वो देते हैं, फिट्स की दवाई देते हैं, उससे भी पेशेंट जो है वो लिम्प हो जाता है, एक्टिविटी नहीं होती, तो उसको भी हम अज्यूम करते हैं कि ब्रेन डेथ हो गई है मगर वो एक्चुअली ब्रेन डेथ नहीं होती। तो ये 4-5 चीज़ों को आपको एक्सक्लूड करना है: हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया एंड सिडेशन, पैरालिटिक एजेंट्स, एंटी एपिलेप्टिक्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। ये भी देखना है कोई इसके इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस तो नहीं, जैसे कि हाइपोकेलिमिया, पोटेशियम की शदीद कमी की वजह से पेशेंट जो है वो भी आपको एक्टिविटी नहीं मिलेगी और जस्ट लाइक पैरालिसिस होंगे और मूवमेंट नहीं होगी, तो उसमें भी आपकी फॉल्स परसेप्शन हो सकती है ब्रेन डेथ की। तो इन चीज़ों को एक्सक्लूड करके फिर आपको ब्रेन डेथ के पैरामीटर्स को चेक करना है। तो ब्रेन डेथ के पैरामीटर्स मेन दो हैं, दो। नंबर वन, हायर मेंटल फंक्शंस, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो मेडिकल के लिए है तो वो सब समझते होंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम हायर फंक्शन या जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस लेवल, एक्टिविटी लेवल, जिसको हम ग्लेक्सोस्कोमास स्केल भी कहते हैं, जीसीएस इसका कैसा है। तो हम पेशेंट का देखते हैं आई ओपनिंग, वॉइस एंड एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी। तो जाहिर है हम ब्रेन डेथ जब अज्यूम करते हैं तो पेशेंट में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, आंखें भी नहीं खोल रहा होता है और वॉइस तो दूर की बात है। तो उसको एक सिस्टमिक वे से असेस करते हैं कि हायर फंक्शन टेस्ट उसके कैसे हैं। दूसरा हम चेक करते हैं ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो, ब्रेन स्टेम जो है वो क्रेनल नर्व्स के ज़रिए बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे आई ओपनिंग है, पिपल रिफ्लेक्सेस है, गैग रिफ्लेक्सेस है, कफ रिफ्लेक्सेस है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं ब्रेन डेथ को डिक्लेयर करने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों पे बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ मज़ीद टेस्ट करते हैं जिसका नाम है अपनिया टेस्ट, और इजाफी टेस्ट करते हैं अगर अपनिया टेस्ट हम नहीं कर पाते तो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सीटी एंजियो और इलेक्ट्रो एनकेफ्लोग्राम, ईईजी। ठीक है, ये टेस्ट, और अल्ट्रासाउंड ब्रेन भी कर सकते हैं, उसमें पल्सेशन ऑफ ब्लड फ्लो देखते हैं। ये तो एक मोटा मोटा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रेन डेथ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हायर फंक्शन टेस्ट हम कैसे चेक करें। ठीक है, हायर फंक्शन टेस्ट में हम स्टिमुलस देते हैं, नोशियस स्टिमुलस, बहुत ही ज़ोर से या बहुत ही तेज़ उसको पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं। वो स्टिमुलाई हमें देना कहाँ पर है। हम जो स्टाफ गलतियाँ करते हैं कि हम ब्रेन डेथ के लिए स्टिमुलस बहुत गलत जगहों पे देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो है वो ज़ाहिर होते हैं, तो हमें लगता है कि पेशेंट अभी ज़िंदा है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल हम गलती करते हैं कि हमने प्लांटर रिफ्लेक्सेस चेक कर लिया, हमने पाँव में स्टिमुलस दे दिया, तो रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो होता है वो ब्रेन डेथ के बाद भी इंटैक्ट होता है। तो पेशेंट के जो टू है वो ऊपर हो जाता है या लेग फ्लेक्शन हो जाती है। तो ये हम गलतियां करते हैं छोटी छोटी। तो हमें जो स्टिमुलस देना है वो स्टिमुलस हमें राइट जगह पे देना है, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल नॉच में आपको पेन देना है बहुत ज़ोर से, या ट्रेपियस में, ट्रेपियस के अलावा आप जॉ, एंगल ऑफ द जॉ, यहाँ पे आप पेन देंगे, या आप मिड ऑफ स्टर्नम पे पेन देंगे, या एक्सिलरी, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स, वहाँ पे आप पेन देंगे। इस पेनफुल स्टिमुलाई के बाद आप देखेंगे इज देयर एनी मूवमेंट, वर्बल रेस्पॉन्स, आई ओपनिंग, कुछ भी नहीं है, यू विल अज्यूम देयर इज नो कॉर्टिकल रेस्पॉन्स, GCS 3/50, या देयर इज नो रेस्पॉन्स, ठीक है। तो मोटर रेस्पॉन्स आपने चेक कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। तो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस में हम क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस में हम ये चेक करते हैं कि सबसे पहले हम लाइट रिफ्लेक्स चेक करते हैं। पीपल देखते हैं, पीपल जो है मिड डायलेटेड, फिक्स्ड एंड नॉन रिएक्टिव टू द लाइट रिफ्लेक्सेस होते हैं। वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स 2 जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और फिर ट्रोक्युलर, ओकुलोमोटर और एब्ड्यूसेंट नर्व, क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6, ये सब जो है वो काम नहीं करते, ठीक है। 3 जो लास्ट में मैंने नाम लिया वो ब्लिंकिंग ऑफ आई करती हैं। थर्ड नर्व जो है वो लाइट रिफ्लेक्सेस के रिस्पांस देती है कि पिपिलरी कंस्ट्रक्शन, और जो ऑप्टिक नर्व है वो लाइट रिफ्लेक्स को रिसीव करती है, रिसीव करके पहुंचाती है ब्रेन तक, और वो रिफ्लेक्स आता है। तो ये रिफ्लेक्स, टोटल जो रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल लॉस हो जाता है, जिसको हम लेबल करते हैं देयर इज pupil is dilated, mid dilated, pupil is mid dilated, fix, not respond to the light reflex, ठीक है। एक हमने ये हेडिंग दे दी लाइट रिफ्लेक्स। दूसरा हम देखते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस का जो सेंसरी नर्व है वो है ट्राइजेमिनल नर्व, जिसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व 5, और उसके वो सेंसरी सेंसेशन ब्रेन को लेके जाती है। जब हम कॉर्निया में कोई कॉटन बड या नॉर्मल स्लाइन रखते हैं तो आईज ब्लिंक करेंगी। तो आई ब्लिंक जो होता है वो मोटर रेस्पॉन्स होता है ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। तो सेंसरी नर्व हो गई आपकी ट्राइजेमिनल नर्व, और सेंसरी और मोटर हो गई आपकी फेशियल नर्व। क्रेनियल नर्व 5 इज द ट्राइजेमिनल एंड फेशियल नर्व इज द क्रेनियल नर्व 7। तो इस दोनों का रेस्पॉन्स लॉस हो जाता है, हम उसको सिंपली कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, ठीक है। तीसरी, उसके बाद आता है कैलोरिक टेस्ट। कैलोरिक टेस्ट जो होता है वेस्टिबुलो ओकुलर नर्व, जिसको क्रेनियल नर्व 8 कहते हैं, उसका रिफ्लेक्स चेक करते हैं। कान के अंदर, ईयर के अंदर में 50 to 60 ml नॉर्मल सलाइन अंदर डालते हैं, तो आईज जो होती हैं वो सेम साइड पे मूवमेंट करेंगी, सेम साइड पे, तो समझो कि पेशेंट नॉर्मल है। अगर अपोजिट साइड रिफ्लेक्स करे तो समझो कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो ये बहुत awkward लगता है, आप इसको आप स्किप कर सकते हैं ब्रेन डेथ के लिए। तो सबसे सेकंड लास्ट जो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स है वो है गेग रिफ्लेक्स। पोस्टीरियर फेरेंजियल मेम्ब्रेन बायलेटरली आप उनको स्टिमुलेट करेंगे और उसमें गेग रिफ्लेक्स पॉजिटिव आएगा। अगर गेग रिफ्लेक्स पॉजिटिव आए तो ब्रेन डेथ नहीं है। ये आप डीप कोमा वाले पेशेंट्स में कर सकते हैं, वेंटिलेटेड पेशेंट पे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्स, आपको अगर अच्छा रिस्पांस अगर आ जाए तो आप समझें कि ब्रेन डेथ नहीं हुई। और ये क्रेनियल नर्व 9th होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और फिर उसके बाद जो है लास्ट में ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस के लिए जो टेस्ट है वो है कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स आप उसमें ट्रेकिया को सक्शन करेंगे ईटीटी के ज़रिए, या आप ट्रेकिया को वैसे भी सक्शन कर सकते हैं, तो उसमें कफ रिफ्लेक्स होगा ऑन द सक्शनिंग। तो अगर वो पॉजिटिव है तो आप भी कहेंगे कि ब्रेन डेथ नहीं है। अगर कफ रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, यू हैव टू डिक्लेयर एज अ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस आर द नॉट प्रेजेंट। क्या क्या हो गए ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस? नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्सेस, नंबर 2 कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस, नंबर 3 कैलोरिक टेस्ट, नंबर 4 is the gag reflex, and number 5 is the cuff reflex। ये सब हो गए रिफ्लेक्सेस।
ठीक है, तो सबसे पहले आपने जीसीएस चेक किया या मोटर फंक्शन चेक किया, पेनफुल स्टिमुलाई देखे, नो आई ओपनिंग, नो बॉडी मूवमेंट एंड देयर इज नो वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है, और उसके बाद आपने ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस चेक कर लिए। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस में आपने ये 4-5 अभी हमने नाम लिया, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। उसके बाद हम इजाफी एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है अपनिया टेस्ट। जो अपनिया टेस्ट होती है उसका एक क्राइटेरिया है, उसमें फुलफिल होना चाहिए पेशेंट का। बिफोर द स्टार्ट ऑफ अपनिया टेस्ट you have to check the patient's ABGs. The carbon dioxide level should be between 35 to 45 and PCO2 level more than 200, ये उसका लेवल होना चाहिए। उसके बाद आप उसको पेशेंट को वेंट हटाएंगे। हटाने के 10 मिनट के बाद आप उसका दोबारा एबीजीज करवाएंगे और देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रीवियस 40 था फॉर एग्जांपल एट द स्टार्ट ऑफ टेस्ट, अब 10 मिनट के बाद वो कितना है। अगर वो 10 मिनट के बाद 40 की बढ़ के 61 हो गया, मोर देन 20 ऑफ द बेस लाइन, जो मतलब पहले जो किया था 40 अब हो गया है 61, तो मोर देन 20 आ गया तो समझो कि देयर अपनिया टेस्ट इज पॉजिटिव। ये करते इसीलिए हैं कि जब हम पेशेंट को वेन ऑफ करते हैं, अच्छा मेरी बात ये, जब आप पेशेंट को वेन ऑफ करेंगे तो आप सी पेप पे अटैच करेंगे, टी पीस लगा के सी पेप पे अटैच करेंगे, 6/10 सी पेप प्रेशर देंगे ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती रहे। और उस दौरान होता क्या है, पेशेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चे का वो वाश आउट नहीं हो पाता, वो बढ़ता जाता है क्योंकि वो बच्चा ब्रीथ नहीं ले रहा है। आप सिर्फ उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं प्रेशर के साथ, बॉडी को ऑक्सीजन तो मिल रहा है मगर बॉडी का जो इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं निकल पा रहा। तो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स ही होता है ये एक्चुअली। ब्रेन स्टेम में जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से सर्कुलेट होते होते बढ़ते बढ़ते ब्रेन पे जब पहुंचता है तो ब्रेन रेस्पॉन्स करता है टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। तो ये रेस्पॉन्स चेक करना होता है कि पेशेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 60 से अबव है या मोर देन 20 ऑफ द प्रीवियस रीडिंग, तो हम कहते हैं अपनिया टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, अपनिया टेस्ट स्टॉप करनी पड़ती है अगर पेशेंट का बीपी लो होना शुरू हो जाए या फिर अरिथमिया डेवलप हो जाए तो आप उसको अपनिया टेस्ट स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई अपनिया टेस्ट कैसी होती है। अगर अपनिया टेस्ट समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसको वीडियो को दोबारा रिपीट करूँगा। उसके बाद हम इजाफी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सीटी एंजियो हो गया। सीटी एंजियो में हम ये देखते हैं कि जो ब्लड फ्लो है ब्रेन को पहुंच रहा है नहीं। उसके अलावा हम ईईजी कराते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की देखते हैं। उसके अलावा एक और भी टेस्ट होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड ब्रेन कर सकते हैं, उसमें पल्सेशन ऑफ द मिड क्रेनियल नर्व्स, जो आर्टरीज और ब्रेन की जो वेसल्स होती है उसकी जो आर्टरीज की पल्सेशंस चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखने की है। हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, हम मिस्टेक्स ये करते हैं कि पेशेंट को टू पे स्टिमुलस देते हैं तो टू फ्लेक्स हो जाता है या टांग थोड़ी ऊपर करता है, या हम हेड को टर्न करते हैं तो हाथ भी उसका हेल्प आ जाता है, और थोड़ा फेस की फेसिकुलेशन स्टार्ट हो जाती है, मसल्स की फेसिकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं और ये इंटैक्ट रहते हैं, जैसे हार्ट इंटैक्ट होता है। किसी की ब्रेन डेथ हो जाती है तो हार्ट अपना काम कर रहा होता है दवाई के ज़रिए ना, तो आप उसको डोपामाइन सपोर्ट चल रही है, ऑक्सीजन चल रहा है, वेंट चल रहा है, बच्चे का हार्ट रेट भी चल रहा है, और आप अज्यूम कर रहे हैं यार फेसिकुलेशन मौजूद है, थोड़ा बहुत उसके चेहरा ऐसे ऐसे कर रहा है और टांगे अंगूठा ऊपर कर रहा है, तो ये इट इज़ नॉट अ हायर फंक्शन टेस्ट, इट इज़ अ स्पाइनल रिफ्लेक्स। जो हमारा स्पाइन होता है वो इंटैक्ट होता है क्योंकि आप उसको ऑक्सीजन तो दे रहे हैं ना वेंटिलेटर के ज़रिए, और उसको फ्लूइड दे रहे हैं, आप उसको ग्लूकोज दे रहे हैं, तो आप अपने ऑर्गन्स को ज़िंदा रखा हुआ है, आपने अपने ऑर्गन्स को ज़िंदा रखा हुआ है, आपने लंग्स को ज़िंदा रखा हुआ है, हार्ट को, किडनी को तो डोनेट करवा दें। ठीक है, बाकी ब्रेन डेथ हो गई है, आप उसको डीएनआर तो डिक्लेयर करें, और पेरेंट्स के लिए आपने हॉस्पिटल पॉलिसी के हिसाब से पेरेंट्स को और कंसल्टेंट और अपनी टीम को इन्वॉल्व करना है, एथिकल टीम को, और डिक्लेयर करना है। ठीक है, और ये बड़ा टॉपिक था तो उसमें कोई एरर हो गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो अपने सीनियर्स को भी सेंड करता हूँ और अपने जूनियर्स को भी।
जूनियर से रिक्वेस्ट है कि इसमें अगर आपको कोई मिसाल के तौर पर मेरी समझाने के तरीके में कोई बात समझ में नहीं आ रही या आवाज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप फीडबैक ज़रूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।